हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन इन ई कोलाई। इसके दो पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें कि हम पढ़ेंगे रिक्वायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन्स। ये पार्ट 1 है और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं डीएनए वैक्सीन्स के लिए वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। Required physical properties of plasmid DNA vaccines. Plasmid construction is an important step in the design of a DNA plasmid vaccine. DNA vaccines क्या है, इनका डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो डीएनए की वैक्सीन्स को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन। ये क्यों? ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए, क्योंकि जब एक सीरीज़ में चीज़ें चल रही होती हैं तो जब आप सारे पार्ट्स को देखते हैं तभी आप उसको कोरिलेट कर पाते हैं और कनेक्टिविटी बैठा पाते हैं। तो प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डीएनए वैक्सीन्स की डिज़ाइन में। अब ये क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा पार्ट है और इस पर अच्छी खासी स्टडी हुई है, 2 लेक्चर्स हैं, तो उनको पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन के लिए होता क्या है? बेसिकली a few required key elements need to be present in the plasmid to ensure both its appropriate replication in the E. coli host and the effective transcription of the encoded foreign gene by the transfected mammalian cell. ये स्टेटमेंट कहना ये चाह रहा है कि प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका रीज़न यहाँ पे बताया गया है। कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं प्लाज्मिड के लिए। हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में इंसर्ट कराते हैं और फिर उसकी डिलीवरी करवाते हैं टारगेटेड अपना जो जहाँ भी पहुँचाना होता है हमें। तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड अगर आप भेज रहे हैं जिस किसी भी सेल में, वहाँ पे जाके वो अगर रेप्लिकेशन ही नहीं कर रहा है तो वो अपनी इफ़ेक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा। जैसे कि अगर आपने कोई भी प्लाज्मिड लिया, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करवा दिया, इसको एक सेल के अंदर इंसर्ट करा दिया। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, ये आपका डीएनए, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया। अगर ये रेप्लिकेट ही नहीं कर रहा आपका प्लाज्मिड तो इसकी कॉपीज़ नहीं बनेंगी। कॉपीज़ नहीं बनेंगी तो ये आरएनए नहीं बनाएगा, और आरएनए नहीं बनाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। प्रोटीन नहीं बनेगी मतलब आपने जिस वैक्सीन जो बनाई है उसके लिए जो प्रोडक्ट आपने भेजा है, जो जीन भेजा है, वो जब रेप्लिकेट करके फंक्शनल ही नहीं हो रहा है, एंटीजन ही नहीं बन रहा है, तो जो वैक्सीन है वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी प्लाज्मिड भेजा जा रहा है सेल के अंदर वो रेप्लिकेशन करे, वो रेप्लिकेट करे खुद को। एंड द इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एनकोडेड फॉरेन जीन बाय द ट्रांसफेक्टेड मैमेलियन सेल। अब जो रेप्लिकेशन हो गया है, रेप्लिकेशन तो चलो अगर हो भी गया, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्लाज्मिड बहुत सारे ई कोलाई में जाके रेप्लिकेट करके बहुत सारे जीन्स इन्होंने बना लिए। अब क्या करना है, अब आप इसको निकाल लेते हैं। पूरी प्रोसेस के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए क्योंकि उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो जब रेप्लिकेट ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कर लेता है ई कोलाई में, फिर आप इसको निकाल लेते हैं, फिर मैमेलियन सेल में इसको इंसर्ट कराते हैं। तब जब जिस भी सेल में पहुंच गया है तो ये रेप्लिकेशन करके इसने प्लाज्मिड बहुत सारा बना लिया। अब ये जब यहाँ पे पहुंचा है डीएनए आपका, तो अब क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करे, ये आरएनए बनाए, क्योंकि अगर ये डीएनए आरएनए नहीं बनाएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो अगेन एंटीजन नहीं बनेगा, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट जनरेट नहीं होगी और आपकी वैक्सीन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन के लिए। इसीलिए प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन को सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप माना जाता है डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन्स के फॉर्मेशन के लिए। The introduction of patterns recognized by the innate immune system is believed to help in increasing immunogenicity.
जो पैटर्न रिकग्निशन होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम के द्वारा। इन्नेट इम्यून सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करता है किसी भी एंटीजन को? कुछ पैटर्न होता है, जो एंटीजन आ रहा है, हम जैसे मानते हैं यहाँ पे एंटीजन के पैटर्न को हम किसी भी शेप में ले लेते हैं। ये हमने तरह तरह के शेप बना लिए, तो ये पैटर्न है। आपको इन्नेट इम्यून सिस्टम कैसे पहचानेगा? इसके पास में रिसेप्टर होगा, कुछ इस तरीके का रिसेप्टर होगा। अगले के लिए जो रिसेप्टर होगा कुछ इस तरीके का रिसेप्टर होगा। नेक्स्ट रिसेप्टर होगा, कुछ इस तरीके का रिसेप्टर होगा। तो ये जब इससे जाके बाइंड कर जाएगा तो ये पहचान लेगा इसको, इसके साइज में फिट हो रहा है। तो ये पैटर्न, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये एक्यूरेट ये चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनके द्वारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है, उनको पैटर्न बोला जाता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिए कि तरह जो शेप है वो उसी शेप में जाके फिट होगा जिसमें उसका डिज़ाइन उससे मैच कर रहा है। तो सेम यहाँ पे होता है, पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर होते हैं, वो पर्टिकुलर पैटर्न को पहचानते हैं, उनके द्वारा जो एंटीजन या कोई भी फॉरेन बॉडी आती है उसकी पहचान की जाती है। और ये क्या है, जो पैटर्न रिकग्निशन है ये इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। It is also important to select carefully and insert restriction sites and transgene cassette insertion sites in order to facilitate all construction step। जो प्लाज्मिड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो पैटर्न रिकग्निशन है, जब इन्नेट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा तो जो आपने कोई पैटर्न जिसको आप इंसर्ट करा रहे हैं उसका कोई प्रॉपर पैटर्न होगा, तो उसको आप क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट में वो पैटर्न लाने के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स को इंसर्ट कराते हैं। इसके अलावा ट्रांसजीन कैसेट्स का इंसर्शन कराते हैं। तो अगर इनका प्रॉपर इंसर्शन नहीं होगा तो वहाँ पर भी प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंस्ट्रक्शन के सारे स्टेप्स को सही से परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। यहाँ पे देखिएगा दिखाया गया है कन्वेंशनल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं और जो डीएनए वैक्सीन है वो डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल वैक्सीन। वैक्सीन लगा दी गई, वैक्सीन इंसर्ट होने के बाद में क्या हुआ, आपका जो एंटीजेनिक एजेंट है जो वैक्सीन में डाला गया है वो आया, उसका फैगोसाइटोसिस कर लिया गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती हैं, जो एंटीजन को प्रेजेंट करती है। इस पे भी हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, आप उसको देखिए तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती है, इसको अपने अंदर ले लेती है एंटीजन को, और अपने अंदर लेने के बाद में इसको प्रोसेस करती है, मतलब एक कवरिंग कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इस लायक बनाती है कि उसको वो अपनी सरफेस पे प्रेजेंट कर सके। इसको फैगोसाइटोज करने के बाद में ये प्रेजेंट कर देती है एंटीजन को अपनी सरफेस पे। एंटीजन सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो ये रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है टी बी सेल्स के द्वारा, और फिर इसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, और फिर वो एंटीबॉडीज जो होती हैं वही हमको सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं जो बाहर से कोई भी एंटीजन आने वाला होता है इस पर्टिकुलर टाइप का। डीएनए वैक्सीन में क्या है, आपका जो डीएनए आपने डाला है प्लाज्मिड डीएनए, वो प्लाज्मिड डीएनए आता है। अभी यहाँ पे फैगोसाइटोसिस ना होके इंडोसाइटोसिस होती है। इंडोसाइटोसिस के बाद में क्या होता है, अब ये जो इंडोसोम आता है इसको लेके ये हट जाता है, यहाँ से इस इंडोसोम की कवरिंग हट जाती है, इसको बोला जाता है इंडोसोमल एस्केप। अब इंडोसोमल एस्केप के बाद में न्यूक्लियर एंट्री होती है। आपका जो प्लाज्मिड डीएनए है ये न्यूक्लियस में एंट्री करेगा। इंटर करने के बाद में ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। पहले तो अपने बहुत सारी कॉपीज होंगी इस प्लाज्मिड डीएनए की, ये एमआरएनए बना लेगा। जब ये एमआरएनए बनेगा तब ये बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आरएनए से जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियस में नहीं बनती है, वो साइटोसॉल में बनती है। तो अब ये एमआरएनए जो है बना न्यूक्लियस में, ये बाहर आएगा और यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा ये प्रोटीन बना लेगा,
अब ये प्रोटीन क्या है, आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल वैक्सीन हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो ये वाला बस इतना सा स्टेप है। इससे पहले डीएनए वैक्सीन में इतना सारा और ऐड हुआ है, ये स्टेप्स अलग होते हैं। अब ये एंटीजेनिक प्रोटीन बन गई, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे यहाँ पे एक्सप्रेस करवा दिया जाएगा, प्रेजेंट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलेगी, इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यहाँ पे बनेगी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी मतलब इस टाइप का, जब एंटीजन कभी भी आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से ही बनी रखी होंगी और जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन पे अटैक कर देगा। तो देखिएगा कितना ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन आया है कन्वेंशनल और डीएनए वैक्सीन्स में। और डीएनए वैक्सीन्स डीएनए से होके फिर प्रोटीन बना के काम करती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती हैं कन्वेंशनल वैक्सीन्स के ऊपर। प्लाज्मिड सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखते हैं प्लाज्मिड डीएनए की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए हम लेते कहाँ से हैं, प्लाज्मिड का सोर्स क्या होता है। In order for plasmids to replicate independently within a cell, they must possess a stretch of DNA that can act as an origin of replication. आपने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है और यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है। इस पॉइंट को रेप्लिकेशन फॉर्क का इनिशिएशन बोला जाता है और यहाँ से ही प्रोसेस हो जाती है। लेकिन प्लाज्मिड के केस में क्या है, राउंड शेप का प्लाज्मिड है। अब इसका रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए कि यहाँ पे डीएनए का एक पर्टिकुलर स्ट्रेच प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है। और ये दोनों तरफ होता है रेप्लिकेशन, एक साइड में ना होकर दोनों साइड में रेप्लिकेशन होता है और इस तरीके से ये एक से दो प्लाज्मिड बन जाते हैं। तो किसी भी प्लाज्मिड में इंडिपेंडेंटली उसको रेप्लिकेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास में ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो। Smaller plasmids make use of the host replicative enzymes to make copies of themselves. जो छोटे छोटे प्लाज्मिड होते हैं उनको जिस भी जगह पे इंसर्ट किया जाता है वे उसी होस्ट की मशीनरी को और रेप्लिकेशन करने वाले एंजाइम्स को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकें, अपनी कॉपीज बना सकें। While larger plasmids may carry genes specific for the replication of those plasmid, लेकिन जो लार्ज प्लाज्मिड्स होते हैं वो अपने खुद के जीन्स लेके चल सकते हैं जो कि उनके रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो स्मॉलर प्लाज्मिड्स होते हैं वो रेप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज़ करेंगे अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए। जो होस्ट के पास में एंजाइम्स होंगे और भी जो चीज़ें ज़रूरत होगी वो सारा होस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन जो बड़े प्लाज्मिड्स होते हैं, लार्जर प्लाज्मिड्स होते हैं, उनके पास में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और वो अपने आप से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। A large diversity of E. coli compatible plasmid features exist to choose from. E. coli के बहुत सारे तरह तरह के प्लाज्मिड बनाए जा चुके हैं और बहुत से अलग अलग फीचर्स स्पेसिफिक प्लाज्मिड्स बनाए जा चुके हैं, जिनमें से कि किन्हीं को भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जा सकता है। However, one of the key aspects is to ensure appropriate and effective replication in the host E. coli at high copy number. ये तरह तरह की डाइवर्सिटी है, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये इंश्योर करना ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आपने प्लाज्मिड इंसर्ट किया है वो उसका कॉपी नंबर हाई हो, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करे और अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना ले। क्योंकि अगर वो बहुत सारी कॉपीज़ नहीं बना रहा है तो इसका मतलब है कि वो एफिशिएंटली कैसे वर्क कर पाएगा, because so that vaccine production can be efficient and cost effective as possible. क्योंकि भाई अगर ये एक प्लाज्मिड है और ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना ले रहा है
तो इससे बहुत सारी वैक्सीन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर ये अपने आप को कॉपी ही नहीं बना पा रहा है, 2-4 कॉपी बना रहा है, तो वैक्सीन तो इससे कम बनेगी, लेकिन रिसोर्सेज जितने यहाँ पे लग रहे थे उतने ही यहाँ पे लग रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि प्लाज्मिड का ऐसा सिलेक्शन किया जाए जो कि बहुत हाई कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड हो, ताकि जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो बहुत एफिशिएंट हो सके और साथ ही साथ में कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, कि कम पैसे में अच्छे से अच्छा वैक्सीन को बनाया जा सके। तो प्लाज्मिड के लिए ये भी ज़रूरी होता है। और हाई कॉपी नंबर किन प्लाज्मिड्स में होगा? स्मॉलर प्लाज्मिड, क्योंकि जो बड़े प्लाज्मिड हैं, जैसे कि एक ये होस्ट है, ये बड़ा सा प्लाज्मिड है, तो इसने अपनी कॉपीज़ बनाई, 2-3 बना ली, अब इससे ज़्यादा नहीं बना सकता क्योंकि स्पेस भर गया। लेकिन यही अगर छोटा सा प्लाज्मिड है तो ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकता है। तो इसीलिए जो छोटे वाले प्लाज्मिड होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि ये इनका कॉपी नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए जितना स्मॉलर प्लाज्मिड सेलेक्ट करें उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनका कॉपी नंबर हाई हुआ तो आपका जो जीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा। For this reason, the well-studied modified call-even type vectors, which only require host-encoded proteins for their replication and which replicate independently of the bacterial chromosome, provide an excellent source for the replication cascade. एक वेक्टर है कॉल इवन टाइप, वेल स्टडीड वेक्टर है। इसमें क्या होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ होस्ट की प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है अपनी रेप्लिकेशन के लिए, और ये इंडिपेंडेंटली अपना रेप्लिकेशन कर लेते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, और इसकी वजह से इनको बहुत अच्छा माना गया है वेक्टर, और इनका काफ़ी यूज़ होता है डीएनए वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में, क्योंकि इनके पास ये जो होस्ट एनकोडेड प्रोटीन को यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी होती है, ये इनको एक एक्सीलेंट सोर्स प्रोवाइड करती है रेप्लिकेशन कैसेट का। The replication of the call-even plasmid and its derivatives is a very well understood and genetically easy to manipulate entity. जो call-even plasmid का replication है और इसके जो derivatives हैं, ये बहुत अच्छे से पहले ही हमने देखा कि ये वेल स्टडीड हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझा जा चुका है, इसीलिए इनको जेनेटिकली मैनिपुलेट करना आसान होता है। और अगर जेनेटिकली मैनिपुलेट करना किसी चीज़ को आसान है तो ऑब्वियसली उस चीज़ को रिसर्च में बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। Replication of the plasmid is regulated by two interconnected mechanisms that are plasmid encoded. प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन होता है ये रेगुलेट किया जाता है दो मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि प्लाज्मिड एनकोडेड होते हैं। पहला ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन ओरिजिन की, और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट्स की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। is under the control of two short RNA transcripts known as RNA1 and RNA2. अब ये जो रेप्लिकेशन है इसको दो शॉर्ट RNA ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, जिनको कि नाम दिया गया है RNA1 and RNA2, which are transcribed in opposite direction from the same DNA strand. अब इनकी जो सिंथेसिस होती है ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो दोनों ही डायरेक्शन में चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से इनकी भी सिंथेसिस अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है, सेम डीएनए स्ट्रैंड पे। RNA2 जो होता है एक्ट्स एज द प्री प्राइमर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। RNA2 प्री प्राइमर की तरह एक्ट करता है। प्री प्राइमर मतलब प्राइमर से पहले। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर वो होता है जिस पे डीएनए का रेप्लिकेशन शुरुआत होती है। यहाँ पे प्राइमर पे थोड़ा सा बनता है, उसके बाद में आगे डीएनए की सिंथेसिस पूरी स्टार्ट होती है। और जो प्री प्राइमर है मतलब कि प्राइमर से भी पहले कुछ चाहिए,
वो यहाँ पे काम करता है RNA2, which on processing by a ribonuclease RNase H binds to its complementary DNA sequence on the plasmid and in conjunction with host encoded DNA polymerase allows for replication. अब होता क्या है, ये जो RNA2 है इसकी प्रोसेसिंग होती है RNase H के द्वारा। RNase H इसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस पे बाइंड करता है, जैसे कि हमारा प्लाज्मिड है, यहाँ पे ये RNA2 है। अब ये इसकी प्रोसेसिंग होगी RNase H से, जो कि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड पे ऐसे ये DNA स्ट्रैंड बना होगा, तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड पे बाइंड है और DNA पॉलीमरेज जो होंगे फिर उसके बाद में आगे का रेप्लिकेशन करवा देंगे। तो RNA2 के बारे में ये कुछ बात हो गई। अब देखते हैं RNA1 के बारे में। RNA1 encodes for an antisense strand complementary to a small region of RNA2. RNA1 क्या करता है, एक एंटीसेंस स्ट्रैंड बना देता है RNA2 के कॉम्प्लीमेंट्री ऑन फॉर्मेशन ऑफ द RNA1 RNA2 कॉम्प्लेक्स। पहले हुआ क्या, ये आपका प्लाज्मिड है, माना कि ये हमारा है RNA2 वाला कॉम्प्लेक्स। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे DNA का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, तो यहाँ पे RNA1 ने एंटीसेंस स्ट्रैंड बना दिया। जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड बोला जाएगा। तो ये जो बना ये RNA2 का रीजन है और यहाँ पे RNA1 ने बनाया, तो ये बन गया RNA1 RNA2 का एक कॉम्प्लेक्स। एंड द प्रोसेसिंग ऑफ RNA2 बाय RNase H इज प्रिवेंटेड। अब क्या होता है, अगर दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। तो अगर डबल स्ट्रैंड बन गया है तो RNase H यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, और अगर प्रोसेसिंग नहीं होगी तो जो रेप्लिकेशन हो रहा था वो रुक जाएगा। तो ये ज़रूरी होता है कि RNA2 ने जब ये बनाया है तो ये प्री प्राइमर पे सिंथेसिस हो जाए DNA की पूरी, क्योंकि अगर यहाँ पे RNA1 आके ज्वाइन कर गया तो इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, और अगर प्रोसेसिंग नहीं होगी तो DNA का जो रेप्लिकेशन है, प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन है, वो रुक जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दिखाया गया है किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। ये RNA2 है, ये प्राइमर की तरह वर्क कर रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पे DNA पॉलीमरेज 1 आया रेप्लिकेशन के लिए, RNase H ने RNA2 की प्रोसेसिंग कर दी। अब प्रोसेसिंग हो गई, ये मतलब यहाँ से हट गया तो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ, RNA2 था, यहाँ पे RNA1 आ गया। अब RNA1 आया मतलब कि अब RNase H इसकी प्रोसेसिंग नहीं करवा पाएगा। अगर RNase H प्रोसेसिंग नहीं करवा पा रहा है, इसका मतलब है अब आगे रेप्लिकेशन नहीं होगा। तीसरा केस है RNA2 है और यहाँ पे tRNA आ गया, या फिर RNA1 है और tRNA आ गया। तो इस केस में क्या होता है, RNase H प्रोसेसिंग करवा लेता है। अगर tRNA आ जाता है तो उस केस में चाहे RNA2 हो या RNA1 हो, अगर tRNA आ गया तो DNA पॉलीमरेज प्रोसेसिंग RNase H के द्वारा होने के बाद में DNA का रेप्लिकेशन करवा लेगा या प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये 3 केस बनते हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्या क्या होता है। RNA2 प्रेजेंट है जब RNA2 और RNA1 प्रेजेंट है, और जब RNA2 या RNA1 के साथ में tRNA प्रेजेंट है। तो इन तीनों केसेस में रेप्लिकेशन सिर्फ तब नहीं होगा जब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। याद रखने के लिए बहुत सिंपल है कि अगर ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो वहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होगा, बाकी कंडीशंस में रेप्लिकेशन हो जाएगा। Selectable markers. A second feature required for the production of plasmids in E. coli is the inclusion of a selectable marker. अब प्लाज्मिड के प्रोडक्शन के लिए एक ये दूसरा फीचर है, वो होता है सेलेक्टेबल मार्कर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। दैट शुड सपोर्ट द सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेंट्स दैट हार्बर द डिजायर्ड प्लाज्मिड। सेलेक्टेबल मार्कर्स देखिए अलग अलग करके पढ़ते हैं। सेलेक्टेबल मतलब कि सेलेक्ट करने लायक मार्कर्स।
आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका जो रेप्लिकेशन कर रहा है उसको आप वो रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको पहचानने के लिए कुछ मार्कर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपका जीन रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लाज्मिड के प्रोडक्शन के लिए। Mostly because of the ease of use and the vast pre-existing known how, the insertion of gene coding for antibiotic resistance have been employed in order to support rapid and effective plasmid containing clone selection. अब प्लाज्मिड का सिलेक्शन करवाना है तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें। होता क्या है कि जैसे कि आपका प्लाज्मिड है, इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे जाएगा वहाँ पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा वो वहाँ से हट जाएगा। ये एक अलग टॉपिक है, पूरी की पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना बताना चाहेंगे कि ये जहाँ पे होता है इसको ऐसे इंसर्ट किया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को कि किसी सेलेक्टेबल मार्कर को हटा के ही वो वहाँ पे इंसर्ट करे। अब ये माना कि जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, अब टेट्रासाइक्लिन की जगह पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो अब टेट्रासाइक्लिन से अब ये प्लाज्मिड रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा। जब टेट्रासाइक्लिन में इसको डालेंगे तो ये वहाँ पे मर जाएगा। जब वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेगा तो आप अपनी दूसरी जो ओरिजिनल कॉलोनी होगी उसमें से आप पहचान लेंगे कि जिसमें ये यहाँ पे प्लाज्मिड ये ग्रो नहीं कर रहा था, मतलब कि इसी में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स आर कंडीशनली डोमिनेंट जीन्स। ये डोमिनेंट जीन्स होते हैं दैट कन्फर एन एबिलिटी टू ग्रो इन द अप्लाइड सेलेक्टिव एजेंट। ये सेलेक्टिव एजेंट्स की प्रेजेंस में ग्रो करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है तो वो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, उसकी प्रेजेंस में इसको ग्रो करने की एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दैट आर नॉर्मली टॉक्सिक टू प्लांट सेल और इनहिबिटरी टू प्लांट ग्रोथ। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है बैक्टीरिया के लिए, ये किल करने का काम करती है, लेकिन अगर उसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, एंटीबायोटिक से वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। The two features just described, namely the efficient replication machinery and the presence of selectable markers, are the requirement for efficient selection and replication in the E. coli bacterial host. ये बहुत important features हैं कि एक replication machinery होना और दूसरा selectable marker होना। यहाँ पे देखिएगा दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से होते हैं। सेलेक्टिव मार्कर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मिड इन सेल। किसी भी सेल में प्लाज्मिड को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत होती है इसकी। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेलेक्टिव मार्कर द प्लाज्मिड बिकम यूजफुल फॉर द सेल। किसी भी सेल के लिए प्लाज्मिड यूजफुल होता है इन्हीं सेलेक्टेबल मार्कर्स की वजह से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को on various social media platforms. Thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, feel free to contact on our helpline number 7080833450, or you can visit our website to www.itlsacademy.com. So thank you very much everyone. Thank you again for watching this session.